इस वीडियो में हम विशेष रूप से ये जानने वाले हैं कि हम इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं। हमें कैसे अपने अतीत के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ पता चलती हैं। क्या हम सिर्फ किताबों से पढ़ के ये जानकारी प्राप्त करते हैं जो उस समय लिखी गई थी, या उस समय के उपलब्ध साक्ष्यों के द्वारा भी हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसके विषय में भी हम आज के इस अध्याय पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के इतिहास के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है ईंटें, मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, सिविल सर्विसेज की, और इसके अलावा या फिर आप स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, और तमाम वो परीक्षाएं जिनके अंतर्गत उनके सिलेबस में इतिहास आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में मैं मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊँगा आपके सामने उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। हम कुछ और विशेष रोचक बातें भी जानेंगे, कुछ किस्से भी जानेंगे जो कि संभवतः इस अध्याय में दिए हुए नहीं है, लेकिन ये अध्याय उनकी तरफ इशारा करता है, हमें उस बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में देखिए क्या लिखा है। हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि हड़प्पाई मुहर जो है वो संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये हड़प्पाई मुहर का चित्र है ना। आप जानते हैं कि इस मुहर में ये जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे आप समझिए कि ये एक सींग वाले पशु का यहाँ पर चित्र है। एक सींग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। और दरअसल हमने जो बचपन से देखा है, ऐसे जानवर के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिकॉर्न है ना। कई लोग इसे वृषभ भी कहते हैं। इसके अलावा इस मुहर में आप देख रहे हैं कि ये जो सिंबल्स कुछ बने हुए हैं, है ना, जैसे ये आप मछली की तरह दिखाई देने वाले चित्र देख सकते हैं। हो सकता है ये मछलियाँ हो सकता है कि ये कोई भाषा में कुछ लिखा गया, कोई लिपि हो, है ना, जिसे अभी तक हम पहचान नहीं पाए हैं। तो हमें ये बताया है कि ये जो हड़प्पाई मुहर है, ये हड़प्पा या फिर आप कह लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या बाकी की जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, क्या वो विशिष्ट पुरावस्तु नहीं है? वो भी हैं, लेकिन ये कैसे हो गई विशिष्ट, इसके बारे में मैं आपको इस अध्याय में बताऊंगा। अभी आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हमें ये भी बताया है कि ये जिस चीज़ से मिलकर के बनी है वो है सेलखड़ी नामक पत्थर। सेलखड़ी नामक जो पत्थर है उससे बनाई गई ये जो मोहरें हैं, इसके बारे में ये बताया है कि इस पे सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लेकिन साथियों फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा है। देखिए मैं पढ़ता हूँ। आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें और दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य आप इन्हें कह लीजिए, इनके माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिलती है ना। जितनी चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखे हैं इन सबसे आप परिचित होंगे। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बनाए हुए मर्तबान, बर्तन। ठीक है, उन्हें हम मृदभांड कहते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा से ही जो मनुष्य का स्वभाव है वो जिज्ञासु रहा है। हमारे भीतर किसी न किसी चीज़ की जिज्ञासा ने हर क्षण जन्म लिया है या जन्म लेने का प्रयास किया है। तो हमें इन सब चीज़ों से, जिन्हें पुरातात्विक साक्ष्यों की संज्ञा दी गई है, उनसे कैसे पता चलता है कि उस समय जीवन शैली क्या थी, इसके बारे में भी अभी हम कुछ ही क्षणों में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। फिर भी एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें एक सिक्का मिला जो कि सोने का है और उस पर एक राजा का चित्र छपा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस क्षेत्र में उस समय जो है, अगर सोने का सिक्का गोल मिला है तो इसका मतलब है कि उस समय जो है जो ज्योग्राफी है ना,
वो वहाँ पे अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें हम, सॉरी ज्योग्राफी कह दिया मैंने, तो अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय की? एकदम संपन्न थी, क्योंकि सोने का सिक्का मिला है, उस समय सोने के सिक्के चलाए जाते थे, इसका मतलब है ना। और राजा जो है वो उस समय कैसे हुआ करते थे, मतलब अपना जो नाम वगैरह है वो बहुत ही चलाना चाहते थे, राजनीति जो है उनकी काफ़ी समृद्ध हुआ करती होगी उस समय, है ना। और उनको जो है कह लीजिए गणित में जो एक विषय हम पढ़ते हैं आकृति से संबंधित, उसका भी ज्ञान था उनको, है ना, जिसे ज्योमेट्री कहते हैं, ज्यामिति, गोल सिक्का एकदम अगर प्राप्त हो जाता है तो, ठीक है ना। तो और कितने वो पुराना, कितने समय वो पुराना है ये बिल्कुल पता चल जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास में, और ऐसे जो पुरातत्वविद हैं वो पता लगाते हैं कि ये जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, इससे फिर वो अनुमान लगाते हैं कि उस समय का जीवन कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमें पता चलने वाला है, और ये जो अन्वेषण है ये हम इस बात के लिए करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या आखिर कैसे की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। ये संभव है कि पहले हमने किसी चीज़ के बारे में जो अध्ययन किया, उसके बाद में हमें विचार आया हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, या किसी और के मन में आया हो कि नहीं इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, तो हम ज़्यादा प्रामाणिक तर्क का अनुसरण करते हैं। जो तर्क जितना ज़्यादा सटीक और उचित लगता है उसे हम अंतिम सत्य मान लेते हैं। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा तर्क उससे ज़्यादा ठोस, उससे ज़्यादा प्रामाणिक हमारे सामने नहीं आ जाता। जनरली हम ऐसा ही करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। और यहाँ पे एक शब्द, एक लाइन बहुत अच्छी ये भी लिखी है कि हो सकता है ये हमेशा ही ऐसे रहें, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में जो जानकारी दी गई है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, जैसे ये फलक का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, मन के आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग आकार के मन के। इसको देखिए, ये ढोलक के आकार का मन का दिखाई दे रहा है, ये बेलनाकार मन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये जो अलग अलग आकार के यहाँ पे चित्र दिए हैं, जैसे फलक मैंने आपको बताया, इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही ये बॉक्स को पढ़ने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो हम हड़प्पा सभ्यता शब्द का उपयोग करते हैं वो कौन सी काल अवधि में बसी सभ्यता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और पुरातत्वविद जो हैं, पुरातत्वविद मतलब वो लोग जो विशेष रूप से अध्ययन करने के बाद में आज इन सब चीज़ों पे, इतिहास पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पुरातत्वविद हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। यानी संस्कृति का मतलब पुरातत्वविद किस चीज़ से निकालते हैं? वो इस चीज़ से निकालते हैं कि भाई कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी एक ही तरह की शैली का अनुसरण करता है ना। कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में आप समझ लीजिए जो एक ही शैली में बनाई गई हैं, एक ही शैली में पाई गई हैं। और सामान्य रूप से अगर बात करें तो एक जो भौगोलिक क्षेत्र है जिसके लिए हम संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मतलब पुरातत्वविद करते हैं, वो किस कालखंड से जुड़े हुए, किस समय से जुड़े हुए हैं। एक ही समय में अगर समान समय में पता चला कि भाई आज से 5000 साल पहले की अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार के लोग पाए जाते थे और इन्होंने इस शैली की ये चीज़ें बनाई हैं, तो उसको संभवतः एक संस्कृति के अंदर पुरातत्वविद देखेंगे, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं ना तो वो फिर हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि वो हमारी समझ में बनी रहती है। फिर हम अपने विचार भी उस पर व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, ये सब हम कब नहीं कर सकते? जब हम चीज़ों को रट रहे हों। और एनसीईआरटी हमें कभी ये नहीं सिखाती कि हम चीज़ों को रटें, क्योंकि ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। इसके बाद आगे ये लिखा है, ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। अब हमें ये भी बता दिया है कि भाई हम ये ना समझें कि ये विशिष्ट पुरावस्तुओं में सिर्फ मोहर ही आती है ना। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? मन के भी हैं, बाट भी है, पत्थर के फलक भी हैं और पकी हुई ईंटें भी इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मन के जो है वो आप जानते हैं क्या होते हैं?
आपने अक्सर माला देखी होगी, जो हम माला में जिसमें जाप करते हैं भगवान में, तो वो जो माला जिससे मिलके बनी होती है वो मन के हैं, है ना, वो भी मन के हैं आप कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी आपको चित्र में बताया ना कि ये अलग अलग प्रकार के मन के आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाट क्या होता है, हम बाट से हम सभी परिचित हैं ना, वज़न नापने की एक इकाई आप समझ लीजिए बाट होती है, जिसमें हम अलग अलग किलो के बाट होते हैं। अक्सर सब्जी वालों को देखा होगा आपने बाट रख के सब्जी तोलते हुए, है ना। फलक क्या है पत्थर के, ये आप इससे परिचित हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। और ईंटें क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद में ये भी बताया गया है, अब देखिए जगह, मुख्य रूप से जो इतिहास है ना वो क्षेत्रों का अध्ययन है ना। अगर बहुत प्राचीन इतिहास की बात करें तो समय और क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, और कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जो हमें प्राप्त हुए हैं। फिर जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं ना, तो हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं और क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा कि लोग कौन कौन हुए, कैसे कैसे हुए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। और पूरे के पूरे युद्धों का इतिहास जो है उससे संबद्ध है, युद्धों से, कौन सा युद्ध हुआ, किसने कब किस क्षेत्र पे कब्जा किया, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली पूरी कहानी है इतिहास। तो जैसा कि हम चूँकि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये बताया है कि ये वस्तुएं जो हैं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं, और एक दूसरे से लंबी दूरी पर ये स्थित है। अच्छा, यहाँ पर एक जो है बुनियादी समझ हमारे पास होनी चाहिए, वो ये है कि जब मैं एक क्षेत्रों का नाम लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा गुजरात, तो आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारे भारत के नक्शे में गुजरात कहाँ है। जब मैंने आपसे कहा अफ़गानिस्तान, तो ये तो भारत के अंदर नहीं है ना, लेकिन ये पता हो जाना चाहिए कि ये हमारे भारत से कहाँ पर स्थित है। यानी हमें लगभग पूरे विश्व का मैप जो है उसका एक अनुमान होना चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र की बात की जा रही है लगभग कहाँ है। अब हो सकता है कि इसके बारे में भी आपको पता ना हो, तो आप अपने साथ एक एटलस रख सकते हैं, और जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। इसके बाद है इस सभ्यता का जो नामकरण है, हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसके नाम पर किया गया है। इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित नगर है जो खोजा गया अभी तक के है। इससे कहीं ज़्यादा विकसित नगर लोथल है ना, जो खोजा गया है, धौलावीर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, मोहनजोदड़ो है। लेकिन फिर भी हमने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पे रख दिया है। कारण क्या है? कारण यही है कि ये आप समझ लीजिए कि एक तरह का शिष्टाचार है इतिहास के प्रति, कि जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने ये नियम बनाया है कि जो भी सभ्यता का पहला क्षेत्र जो खोजा जाएगा उसके नाम पर उस पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। और इसीलिए मेरे मत से भी जो हड़प्पा सभ्यता है ये एकदम सटीक और सही नाम है। ठीक है, क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। लेकिन हम जानते हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये पूरी की पूरी सभ्यता सिर्फ एक ही नदी के किनारे बसी हुई नहीं है ना। जब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है तब भी उसका तात्पर्य ये होता है कि ये सरस्वती नदी के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, कई इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है कि ये एक सबसे सटीक नाम है जो इस सभ्यता को दिया गया है ना। इसके बाद में हमें ये बताया है कि इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो लगभग 2600 वर्ष से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ईसा पूर्व क्या होता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं भी जानते हैं तो निश्चिंत रहिए, अगले ही पृष्ठ पर मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी देने वाला हूँ। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, है ना, जिन्हें क्रमशः अगर आप देखेंगे तो आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है जिसका मुख्य समय क्या बताया है, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक, तो उससे पहले अगर चले जाते हैं जैसे कि 3000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, या फिर 5000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, तो ये जो समय है ये आप इसको नाम दे दिया गया है, समझ लीजिए कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। और 1900 के बाद में अगर आ जाते हैं जैसे 1900 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक या 1000 ईस्वी पूर्व तक, तो वो जो समय है वो परवर्ती हड़प्पा कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमने आरंभिक और परवर्ती को नहीं पढ़ना है। इस अध्याय में मुख्य रूप से हम जो पढ़ रहे हैं वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक के जो हड़प्पा सभ्यता है, जो कि अपने चरम पर थी हर क्षेत्र में, वो उसके बारे में हमें अध्ययन करना है।
इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो जब भी कहा जाए विकसित हड़प्पा संस्कृति तो आप ध्यान रखेंगे कि ये उसी हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है या उसी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है जिसका काल निर्धारण 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ओके। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें क्षेत्रों के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर भारत का नक्शा भी है, पाकिस्तान का भी है, और हम जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों क्षेत्रों में मिले जुले रूप से हमें देखने को दिखाई पड़ती है, जानने को मिलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम पश्चिमी भाग से। आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा है सुतका गेंडोर। मैं इसे रेड लाइट से हाईलाइट कर देता हूँ, सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर से अगर हम थोड़ा पूरब की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दो नाम आते हैं, एक है मोहनजोदड़ो और एक है आमरी, उसी के नीचे है बालाकोट। ठीक है, फिर धीरे धीरे अब हम पूरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप एक तरह का फैलाव इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है नागेश्वर, ये है धौलावीरा, है ना, ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। साबरमती, लोथल, रंगपुर, है ना, नर्मदा नदी है, माही। अब आगे देखिए, ये है चेनाब, ये सब जो है रावी, चेनाब, ये सब सतलज, ये सब सहायक नदियाँ हैं सिंध नदी की, ये है। ठीक है, और ये है हड़प्पा, जिसे सबसे पहले खोजा गया था, इसी से संस्कृति का नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति। ये है मांडा, ये है राखीगढ़ी, ठीक है, ये है बनावली, ये है कालीबंगन, ये है मिताथल, और ये यमुना नदी है, गंगा नदी है, ये चंबल है। आप देख सकते हैं 3 नाम अभी भी और हैं जो हमने हाईलाइट नहीं किए हैं, लेकिन अब मैं आपको करने वाला हूँ, अलग रंग से कर देता हूँ। गवेरी वाला, कोटदीजी, चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो के बारे में भी हम इस अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये भी एक समझ लीजिए कि बहुत ही विकसित क्षेत्र है जो हमें मिला है इस सभ्यता का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ईसा पूर्व के संबंध में एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, एनसीईआरटी की खूबसूरती है, कक्षा 6 में हम इतिहास की मुख्य रूप से शुरुआत करते हैं पढ़ने की, है ना, जिसका पाठ्यपुस्तक का नाम होता है हमारे अतीत, है ना। हमारे अतीत नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम जानते हैं इतिहास मेरा या आपका अकेले का नहीं है, हम सभी का है, इसलिए उसको नामकरण किया गया हमारे अतीत। कक्षा 8 तक वही चलता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, है ना। अब कक्षा 12 में जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हमें वो जानकारी दी गई है जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 में दी गई है, ईसा पूर्व के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसे ईस्वी पूर्व कहा जाता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ये क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझिए। मैं अगर आपसे कहूँ कि जिस कैलेंडर का कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो कैलेंडर आज से कितने साल पुराना है, आप कहेंगे कि 2022 चल रहा है, मतलब 2022 साल पुराना है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मान लिया गया है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन पहली तारीख थी, पहला महीना था, पहला सन था। ठीक है, तब से कहानी आगे बढ़ती जा रही है, ये मान्यता है सामान्य तौर पर। ठीक है, तो हमें यही कहा गया है कि जब हम कहते हैं ना कि अब ईसा मसीह के जन्म के पहले की अगर कोई बात हमें करनी है तो हम कह देते हैं ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व, और अगर उसके बाद की बात करनी है तो हम कहते हैं ईस्वी में, है ना। जैसे 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, उसमें क्या हुआ था, ये सब चीज़ें। ठीक, तो वही हमें यहाँ बताया है। तो उसके पहले की जब बात करेंगे ईसा पूर्व तो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कभी कभी आप तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, है ना। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का समय। याद रखिएगा, कुछ लोगों में यह मिथक है, वो कहते हैं कि ईसा मसीह के मृत्यु का समय यानी उनके चले जाने के बाद का समय, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये जो है ईसा मसीह के जन्म के समय से संबंधित है, एनो डोमिनी। ठीक है, लैटिन शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है इसका मतलब। और आजकल AD की जगह पर एक और शब्द उपयोग में लाया जा रहा है जो है CE, है ना। भाई अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट है ना। तो आप तो जानते हैं हम सभी लोग एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो कि क्या है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसीलिए हमने उसको उस चीज़ से बिना जोड़े एक और नए शब्द को चलन में लिया है, वो है CE यानी कॉमन एरा। तो इसके अंतर्गत हम ऐसा मानते हैं कि जिस दिन भी पहली तारीख, पहला महीना और पहला सन था वो एक तरह का कॉमन एरा है जिसमें हम सब चल रहे हैं। तो अब जब उसके पहले की बात करनी है तो हम कहेंगे BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, है ना। और अगर इसकी बात करेंगे तो बात करेंगे CE यानी कॉमन एरा। ईसा का मतलब कॉमन एरा से लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये भी बताया गया है कि CE अक्षरों का प्रयोग ना कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, और हम इन शब्दों का प्रयोग
इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। एक बार देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि एक बार अगर हम किसी चीज़ के बारे में समझ गए कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है, तो फिर आप चाहे कितने भी नाम दे दीजिए, हमें तुरंत समझ में आता चला जाएगा कि हाँ ये भी बोल सकते हैं, ऐसा भी किया कहा जा सकता है। अब बीपी का मतलब भी क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले, है ना। तो अगर सीई बोले कॉमन एरा, या फिर उसको उसके पहले की बात हो बीसी बोले या बिफोर प्रेजेंट बोले, बात एक ही है ना। चाहे फिर हम उसे बीसी बोले यानी बिफोर क्राइस्ट, एक ही बात है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईस्वी पूर्व, सीई के लिए ईस्वी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब जो भी ऐसे शब्द आएंगे उससे हम परिचित हैं, भली भांति पहले से भी है कि इनका अर्थ क्या होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमें दी गई थी, मुझे लगा जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल भी है ना, और फैक्चुअल भी है, इसमें फैक्ट्स भी हैं। तो हमारा दोनों ही स्तरों पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम जब सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इस तरीके से हम उसे पढ़ें कि वो हमारे लिए हमेशा काम आए, है ना। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आरंभ की, है ना। लेकिन इससे पहले आप ध्यान दे दीजिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिया है इसकी तरफ, यहाँ पे बताया है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। देखिए, संस्कृति नहीं लिखा है, संस्कृतियाँ लिखा है, ठीक है ना। यानी ये संस्कृतियाँ जो हैं ये हमें ये बता रही हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। जैसे सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसे नाम दिया गया है। इसमें बस्तियों की संख्या के संबंध में कुछ आंकड़े हैं, इन्हें आपको देखना है। इन आंकड़ों में एक विशेष बात हमारे सामने आएगी, वो क्या है आप देखेंगे अभी। सबसे पहले अगर बात करें कि बस्तियों की कुल संख्या की, तो सिंध में आप देख सकते हैं कितनी है कुल संख्या 106, और चोलिस्तान में कितनी है 239। जब हम आरंभिक हड़प्पा स्थल की बात करते हैं यानी शुरुआती, तब आप देखेंगे कि सिंध में संख्या ज़्यादा है, 52 है, चोलिस्तान में कम है, 37 है। लेकिन जैसे ही हम आरंभ से विकसित की तरफ बढ़ते हैं और विकसित से फिर और आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो तब तक आप देखेंगे कि अब ये संख्या जो है विपरीत हो जानी है दो क्षेत्रों में। अगर हम बात करेंगे विकसित हड़प्पा स्थल की, तो यहाँ पे आप सिंध में देखेंगे 65 है, और चोलिस्तान में संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 136। ठीक है। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियों की बात करें तो यहाँ पे भी सिंध में 43 है कुल, लेकिन चोलिस्तान में 132 दिखाई देगी। और त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थलों पर आ जाएंगे पुनः, तो आप देखेंगे कि सिंध में 29 है और चोलिस्तान में 33 है। ठीक है, तो ये आंकड़े आप अपने ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा। अब मैं पढ़ता हूँ सबसे पहला आरंभ। इसमें हमें ये बताया है, पहली लाइन पढ़ता हूँ, लिखा है कि इस क्षेत्र में ना विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। यानी आप उसे जोड़ के देख सकते हैं आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से, सभ्यता से। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी, यानी जुड़ी हुई थी, और इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं जो हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले की थी। उसी में इतने साक्ष्य मिल गए। सोचिए, विशिष्ट मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों की मर्तबान बनाने की शैली जुड़ी हुई थी, वो मिलती है। और उसके संदर्भ में हमें कृषि यानी खेती, पशुपालन, देखिए कृषि से पशुपालन तो जुड़ा हुआ ही है ना, और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी इसमें मिलते हैं। बस्तियां जो है ना वो आम तौर पर छोटी होती थी इस समय आरंभिक में, और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। यहाँ पे कोई भी बड़े आकार की संरचना देखने को नहीं मिली है। ये वाक्य आ गया, इसका मतलब है कि आगे हमें ज़रूर ऐसी संरचनाएं मिली हैं, है ना। फिर लिखा है कि कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम जो है वो भंग था। ठीक है ना, क्रम भंग था। इसका अर्थ क्या है कि लगभग इस सभ्यता के, आरंभिक सभ्यता के लोग समाप्त हो गए थे। चाहे हो सकता है आग लग गई हो, जंगलों में आग लग जाती है बड़ी आसानी से, आप जानते हैं, है ना। लिखा भी होता है कि जंगलों में कि भैया कोई भी ऐसा काम ना करे, नो स्मोकिंग हियर, जिससे कि आग फैल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अग्नि को फैलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जंगल में वो पर्याप्त मात्रा में, और लकड़ी फिर ऐसा साधन भी है जो जल्दी से आग पकड़ ले। ठीक है। इसके बाद है निर्वाह के तरीके। इसमें समझते हैं क्या लिखा है। आपने मानचित्रों 1 और 2 में देखा होगा, क्या देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। अच्छा, ये बात
आप ध्यान से समझिए कि ये एक क्षेत्र है, अब यहीं पे पहले आरंभिक थी और इसी के आसपास जो है विकसित हड़प्पा संस्कृति जो है वो अस्तित्व में आ गई। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आरंभिक और विकसित में जुड़ाव है, वो एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़ी हुई है ना। इसीलिए लाइन पहले हमने पढ़ी थी, लिखी हुई थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं वो कैसे हैं, एकदम समान थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे प्राप्त भोजन किया करते थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं उनके भोजन के लिए जिन संसाधनों का वो उपयोग करते थे वो कौन कौन से थे, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर भी थे और उसमें मछली भी शामिल है ना। नदी के किनारे थे, मछली तो शामिल होगी। इसके बाद लिखा है कि जले अनाज के दाने भी मिले हैं और बीजों की खोज भी हुई है। उससे जो पुरातत्वविद हैं वो ये बताते हैं कि आहार संबंधी आदतें जो हैं वो उनकी कैसी रही हो पाएगी और वो किस तरह से उसमें सफल हो पाए। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। देखिए पुरा शब्द लग गया, मतलब पुरानी बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया है कि प्राचीन वनस्पति के जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, पुरा वनस्पतिज्ञ। तो जब हम इससे संबंधित उत्तर लिखेंगे कभी किसी प्रश्न में, किसी परीक्षा में, तो क्या हमारे ध्यान में ये शब्द नहीं आएंगे, क्या हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में हमने इन शब्दों को उतार लिया है, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के जो दाने हैं इनमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल भी शामिल हैं। तो अब देखिए गेहूं, जौ, दाल ये तो आपको याद ही था। आपको एक और चीज़ याद रखनी, वो क्या है, सफ़ेद चना और तिल ये भी शामिल है। किसमें? हड़प्पा स्थलों से जो अनाज के दाने मिले हैं उनमें। तो अनाज की जब भी बात आए तो आप ये बात याद रखेंगे कि 5 चीज़ें मिली हैं, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ठीक है। बाजरे के दाने की अगर बात करें तो गुजरात के जो स्थल थे, गुजरात के स्थल कौन से थे, जैसे लोथल का नाम ले लीजिए, है ना, धौलावीरा का नाम ले लीजिए। तो बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, ठीक है। वो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था ना कि कोल्डी हवा नामक क्षेत्र है, वहाँ पे जो है हम चावल के, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं सबसे प्राचीनतम। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की जो हड्डियां हैं इनमें मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां भी शामिल हैं। अब मवेशियों में बात आ गई तो देखिए जैसे कि भेड़ है, बकरी है, भैंस है और सूअर की हड्डियां भी इसमें शामिल हैं। अभी इसमें चित्र दिया है इस अध्याय में, मैं दिखाऊंगा आपको। पुरा प्राणी विज्ञानियों, अभी देखिए 3 नाम हो गए, एक पुरातत्वविद हमने देख लिया, एक पुरा वनस्पतिज्ञ देख लिया और एक ये है पुरा प्राणी विज्ञानियों, अथवा कह लीजिए कि जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है। क्या संकेत मिला है कि ये सभी जानवर जो है ना, जिनका अभी हमने नाम लिया, जिनका जिक्र किया, ये पालतू थे, ठीक है। और ये भी बताया है कि जंगली प्रजातियों जैसे कि वराह, सूअर को ले लीजिए आप, या फिर हिरण या घड़ियाल की हड्डियाँ जो ले लीजिए, ये मिली हैं। और हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी जो हैं वो स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे जो शिकारी थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। आप जानते हैं ना, देखिए शिकार तो होता था, अब वो चाहे शिकारियों के द्वारा हो या खुद आम व्यक्ति करते हो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक और स्थल की बात आती है हमेशा, मोहनजोदड़ो, है ना। उस पर एक पिक्चर भी बनी है ना। तो आपने देखा उसकी शुरुआत में ही जो है, अगर आपने देखा हो उस फिल्म को, दिखाया जाता है कि मगरमच्छ का शिकार करते हुए लोग जो है वो मगरमच्छ का शिकार करते हैं उसमें, ठीक है। तो जब फिल्म बनती है तो वो हमें क्या दिखाती है, हमारी कल्पना शक्ति का ही तो प्रदर्शन है फिल्म भी एक, है ना। जो जो कल्पना की हमने उसको मूर्त रूप देने का प्रयास कर दिया। तो इसीलिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमारी कल्पना शक्ति का तीव्र होना और तेज होना बहुत ज़रूरी है। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि जब मैं कहता हूँ एक राजा ने ये एक युद्ध लड़े, तो आप उस राजा में खुद का चेहरा भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको पेपर में लिखेंगे, मूर्त रूप देंगे, तब आपकी कल्पनाशीलता का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे कैसे, है ना। आप खुद का नाम नहीं लिखेंगे, आपको नाम तो पेपर में राजा का ही लिखना है, लेकिन आप सोच कुछ भी सकते हैं। ये हमारी कल्पना की बहुत ही बड़ी खासियत है, खूबी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी की। लेकिन इससे पहले आप इस नक्शे पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 नाम आप देख सकते हैं। एक है दम्बसादात, सिंध आपको यहाँ पे दिखा हुआ दिख रहा है छोटे अक्षरों में, कोट दीजी, आमरीनाल और सिसवल, ठीक है। आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र है ये, और पैमाना यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलेगा। कृषि प्रौद्योगिकी पर अब हम आ जाते हैं।
हालांकि साथियों, अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना अभी भी यहाँ पे कठिन है। अब एक प्रश्न को ले लीजिए, क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियाँ ये इंगित करती हैं, हमें ये बताती हैं कि वृषभ के विषय में भी जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ठीक है, अब समझिए, वृषभ वृषभ जो है जानवर है, उसके बारे में बताया। बैल यहाँ पे शब्द आया है ना, बैल से आप सभी परिचित हैं। अब साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जैसे हरियाणा है ना, यहाँ से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बना हल, सोचिए। और इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग उसी क्षेत्र में हमें देखने को मिला है विकसित हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में हमने देखा है, सभ्यता के बारे में, जहाँ पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो एक उदाहरण भी मिल गया हमें। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, सोचिए, और काटते हुए विद्यमान थे, जो ये दर्शाते थे कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उस समय उगाई जाती थी, तभी उनको लगभग इस तरह समकोण पर काटा गया, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। ठीक है, अब समझिए, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। पुरातत्वविद हैं, उन्होंने कोशिश की है। अब प्रश्न को समझिए कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? हमें उन प्रश्नों के साथ भी छोड़ा जा रहा है जो हमारे लिए भी एक जिज्ञासा का विषय बने। ठीक है, इसके बाद है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। कैसे क्षेत्रों में स्थित है? अर्धशुष्क। ये बात आप याद रखेंगे। इससे क्या संबंध है कि यहाँ पर हो सकता है इनके अर्धशुष्क होने की वजह से सिंचाई की ज़रूरत पड़े, है ना। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमें कुएं भी मिले हैं, अभी आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, और अफगानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? अफगानिस्तान में। क्षेत्र का नाम क्या है? शोरतुघई। ये आप याद रखेंगे। जब कोई आपसे पूछे, हो सकता है तब आप ना बता पाएं, लेकिन जब ये सही विकल्पों के माध्यम से आपके सामने प्रश्न रखा जाए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आए, तब तो हमें याद आ ही जाएगा, है ना। इसके बाद है पंजाब और सिंध में ये साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं सिंचाई से संबंधित नहरों के, और ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें जो हैं वो बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अलावा धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, यहाँ से जो जलाशय मिले हैं उनका प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन के लिए किया जाता था, ताकि पानी को इकट्ठा रख सके। ठीक है, अब देखिए इस चित्र को, ये धातु के कुछ औजार हैं, इन चित्रों को जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमसे एक प्रश्न भी पूछा है कि क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? चलिए, अब जानवरों के शिकार के लिए भी किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है इसमें जानकारी दी है, मैं ये आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले आप इस चित्र को देखिए। कौन सा वाला? ये वाला जो आपके बाईं और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चित्र को देखिए, ये धौलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ का मिला हुआ जलाशय है, और इसके राजगिरी कार्य पर आप ध्यान दे सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट पॉइंट भी कैसे कैसे रखे हैं पानी के निकलने के लिए। ठीक है, और ये एक चित्र है ना। चलिए, अब हम जो है ये चक्की के बारे में पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया है, इसमें अनाज पीसने के जो यंत्र हैं उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, है ना। और हमें ये भी बताया है कि इन सभी को पत्थरों, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुए, जो खुदाई हुई है, उस पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब ये उदाहरण एज इट इज़ दिए जा रहे हैं जैसा कि उस रिपोर्ट में लिखा है। तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निगज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और आम तौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं।
चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। अब आप तो जानते हैं कि आज भी अगर हम कोई ऐसा भारी भरकम खल ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ कूटना होता है, या फिर ये चक्कियों की बात करें, तो इन्हें ऐसी ही जगह ऑब्वियसली रखा जाता होगा जहाँ से ये हिले ना, क्योंकि अगर ये हिलने लगेंगी तो फिर अपना काम कैसे करेगी, है ना। इसके बाद ये भी लिखा है कि दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों या मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। अब ये जो दूसरे प्रकार के पत्थर हैं ना, इनको हमारे श्रमिकों के द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, और हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत ये जानकारी है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं, अवतल चक्की का चित्र दिखाया है, साइज़ भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। और पुरातत्वविद जो है वो वर्तमान समय की तुलनाओं से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। बिल्कुल सही, जो ज्ञान हमें प्राप्त है ना, और जो हम अभी अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन जब करते हैं तो इन्हीं से तो करते हैं। जो चीज़ हमने देखी ही नहीं उसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते, ये बात हम जानते हैं, है ना। इसके बाद है मोहन जोदड़ो के बारे में जानकारी। ठीक है, पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है, जो उनके शहरी केंद्र थे उनका विकास उनका सबसे अनूठा पहलू था, ये हमें यहाँ बताया गया है। और ये भी बताया है कि ऐसे ही एक केंद्र है मोहनजोदड़ो, इसको और ज़्यादा सूक्ष्मता से अब हम देखने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये जानकारी भी आपको पता है, ये बात खबर होनी चाहिए। बस्ती न दो भागों में विभाजित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक छोटा क्षेत्र है लेकिन वो ऊंचाई पे बनाया गया है, दुर्ग आप समझ लीजिए, इसे कह लीजिए। और दूसरा जो है वो बहुत बड़ा है लेकिन वो नीचे बनाया गया है, वो पूरब की ओर है, जो छोटा क्षेत्र है वो पश्चिम की ओर है। आप देख सकते हैं ये जो छोटा हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वो दुर्ग है जो पश्चिम दिशा में बनाया गया है, और ये छोटा है लेकिन दुर्ग है ना, समृद्ध तरीके से बनाया है। और ये बड़ा क्षेत्र है, इसे आप देखिए, ये जो है ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है लेकिन ये नीचे बनाया गया है, ऊपर नहीं, निचला शहर इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बताया है कि इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है पुरातत्वविदों ने। दुर्ग की ऊंचाई का कारण क्या था? ये था कि यहाँ की संरचनाएं जो हैं वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। समझ रहे हैं आप? अगर आपके मन में ये प्रश्न आया हो कि भई ये दुर्ग जो है इसकी ये ऊंचा क्यों है, तो यहाँ की जो संरचनाएं है वो कैसे बनी थी? कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, ये बात आप ध्यान रखिए। इसका अर्थ क्या होता है कि जो निचला शहर है उससे ये बताया जा रहा है कि ये जो दुर्ग है वो अलग है। समझ गए आप? किलेबंदी हुई है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए, जो चबूतरे हैं उन्हें बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की उस समय आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और भी देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद में, जैसे वो बन गए हैं, तो शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक के सीमित था कि भाई इतने इतने क्षेत्र में ये निर्माण कार्य होगा। और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया होगा। अब नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल हैं, है ना। हम ईंटों के बारे में कब से पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, जो भले ही धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, लेकिन एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस लाइन को ध्यान से समझिए, जहां लंबाई और चौड़ाई, जो ऊंचाई होती थी ईंट की, उसकी क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब ये बॉक्स में जो जानकारी दी गई है इसको समझिए। इसका शीर्षक क्या दिया है? हड़प्पा की दुर्दशा।
पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। आपने ये कहानी सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि ये खोजा ही तब गया था जब एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था और मज़दूरों ने क्या किया, जो रेलवे लाइन बना रहे थे उनको बनी बनाई ईंटें मिली तो उसका प्रयोग यहाँ पे कर दिया गया। 1875 की बात है जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्य रूप से भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की जो रेल पटरी है उसके लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। और इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं जो हैं वो नष्ट कर दी गई और इसके विपरीत जो मोहनजोदड़ो है वो कहीं बेहतर संरक्षित था क्योंकि वो मिला नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसका शीर्षक दिया गया हड़प्पा की दुर्दशा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नालों के निर्माण की, लेकिन उससे पहले आप इस चित्र को देखिए। मोहनजोदड़ो की एक नाली है और इसके विशाल प्रवेश द्वार को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं नालों का निर्माण। दोस्तों, हड़प्पा यहाँ के जो शहर हैं इनकी सबसे अनूठी विशिष्टताएं जो हैं उसमें से एक ध्यानपूर्वक जो है वो देखने लायक बात है नियोजित जल निकास प्रणाली। ठीक है, यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। हुआ क्या था, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह के आपको बने हुए चीज़ें दिखाई देगी। इसमें जो नीली नीली लाइनें हैं आप समझ लीजिए कि ये रास्ते हैं और जो दीवार किसी कोई मतलब इमारत बनी, कोई घर बना है तो जो दीवार इन गलियों से रास्तों से जुड़ती थी वहीं से जल निकासी एक नाली के साथ जुड़ जाती थी। 90 अंश के समकोण पर ये एक दूसरे को काटती थी। अब समझिएगा, यदि आप निचले शहर, यहाँ पे लिखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 अंश के कोण पर। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग अलग आवासों का निर्माण किया गया था। सोचिए, है ना कमाल की बात। और यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो क्या करना जरूरी था कि प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब ये दुर्ग के बारे में क्या लिखा है इसको समझिए। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं, अलग अलगपन हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, अच्छा इस लाइन को आप समझ पाए ना क्या लिखा है, इसका मतलब है अभी जो हमने चित्र देखा था ना जिसमें ये देखा था कि एक दुर्ग बना हुआ है और एक निचला शहर है, बस उसी की बात की जा रही है। ऐसा लगभग हर शहर में मिला है, लेकिन उनमें विविधताएं भी हैं। क्या विविधताएं हैं इसको समझिए। धौलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में है, ये ऐसे स्थल है जहाँ पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, निचला भी और ऊपर का शहर यानी दुर्ग भी, और शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल की अगर बात करें तो इसमें दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो ये छोटी मोटी बातें जो हैं इनको हम विविधताओं की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गृह स्थापत्य की। तो ध्यान से समझिएगा, गृह स्थापत्य, इसके बारे में हमें ये बताया है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऐसे भवन जहाँ पर लोग रहा करते थे। ठीक है, कौन प्रस्तुत करता है? मोहनजोदड़ो का निचला शहर। ठीक है, इसमें हमें ये भी बताया है कि इनमें से ना कई एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी एक ही आंगन है और उसके आसपास में जिसके चारों तरफ क्या बना दिया, कमरे बना दिए थे। संभवतः आप समझिए कि आंगन जो है वो खाना पकाने के लिए, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था और ख़ास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में इसका उपयोग किया जाता होगा, है ना। बारिश में तो संभव नहीं है ना, क्योंकि भीग जाते होंगे। फिर लिखा है कि यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू जो है वो ये भी है कि लोगों के द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व। अब ये कैसे पता चल गया कि लोग एकांत पसंद थे, एकांत प्रिय थे, शांति चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, दखल दे ज़्यादा, वो अकेला समय व्यतीत करना चाहते थे। समझिए, भूमि तल पर बनी जो दीवारें हैं इनमें खिड़कियाँ नहीं हैं, इसका तो यही मतलब है ना। और इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता। जो मुख्य द्वार उन कमरों का बनाया गया है वहाँ से आप ये देख ही नहीं सकते कि सीधे आंगन में क्या हो रहा है। ठीक है, हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। सोचिए,
जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो दीवार जो कि सड़क से जुड़ी है, नाली से जुड़ी है, वहीं से तो निकासी की जा सकती है ना। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। सोचिए, कुछ घर ऐसे भी थे जिसमें दूसरे तल या छत पर जा सकते थे, उनके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उसके भी अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं मिले हैं जो अधिकांश रूप से एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। सोचिए, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था, है ना। और विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी थी? 700 थी। सोचिए। अब देखिए, यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसमें जानकारी दी गई है। क्या है कि नालियों के विषय में मैके जो है वो क्या लिखते हैं? निश्चित रूप से यह अब तक का खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। देखिए, इससे हमें कितनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। ये छोटा सा लेख जो मैके के द्वारा लिखा गया है, इसको हमने पढ़ा, है ना। मलबे जो है वो मुख्यतः क्या, उसके बारे में क्या बताया कि रेत के जो छोटे छोटे ढेर थे ना, सामान्यतः वो निकासी के नालों के अलग अगल बगल पड़े मिले। ये बताते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा है कि जल निकास प्रणालियाँ जो है वो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इस चित्र को आप देखिए, देख सकते हैं ना। ये मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सममितीय आरेखण है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिखा दूँ मैं आपको कमरा नंबर 6, ये है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब किसकी? दुर्ग की। यहाँ पर हमें ये बताया है कि दुर्ग कौन सा हिस्सा है? जो ऊपर बना हुआ है ना। अभी हमने निचला शहर देखा, अब देखिए दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। समझ रहे हैं ना आप? सार्वजनिक विशिष्ट प्रयोजन। अगर आपने मोहनजोदड़ो पर बनी फिल्म देखी है तो आपने देखा वो तालाब में सार्वजनिक रूप से वहाँ पे पूजा होती है, नहाते हैं, स्नान करते हैं, वगैरह वगैरह। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार इसमें सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी हैं। ये सीढ़ियों को भी आप फिल्म में देख सकते हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे का प्रयोग इसे जलबद्ध किया गया था, है ना। जिप्सम का प्रयोग पहले से होता आया है। ठीक, इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय का पानी कहाँ जाता था? आप सोच रहे होंगे, बड़े नाले में बह जाता था। और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। सोचिए, एक गली है जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए हैं। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से क्या पता चल जाता है? इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है ना, किसी अनुष्ठान पर स्नान होने वाला है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। चलिए अब आ जाते हैं सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन पर। पढ़ते हैं, इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं शवाधान। दोस्तों, पुरातत्वविद जो हैं वो ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक या आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। करना भी पड़ता है, करना ज़रूरी भी है ना। और विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। शवाधान मतलब कि अंत्येष्टि किस तरह से की जाती थी।
समझिए, आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। हमने पिरामिड के बारे में पढ़ा है, मम्मी के बारे में पढ़ा है ना, देखा भी है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। यानी लोगों के साथ क्या दफनाए गए, उनके गहने, जवाहरात, हीरे और धन संपत्ति। हड़प्पा स्थलों से मिले जो शवाधान हैं साथियों, उनमें आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, यानी गड्ढों में। और कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। सोचिए, क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? ऐसा कहना तो कठिन है कि अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से ऐसे शवाधान किए जाते होंगे। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण भी मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, और आभूषण मिले हैं। संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत ये करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए मिले हैं? नहीं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्लों, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न है, उसके मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। और कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। ये वही तांबे का दर्पण है, आप देख सकते हैं चित्र में, स्क्रीन पर। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सब मिलने के बाद भी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, क्योंकि ये कुछ कुछ जगहों पर ही मिला। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इस बर्तन को देखिए, चित्र जो है फ़याँस से बना एक पात्र है ये, इसको बड़ी कठिनाई से बनाया गया हुआ है ना। अब देखिए, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता का मतलब आराम से होता है ना, ये तो आप जानते हैं। अब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी भी है कि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन किया जाए जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। यानी बांटते किस हिस्से में है कि ये भाई आराम के लिए या दिखावे के लिए प्रयोग किया जाता होगा, विलासिता से संबंधित है। पहले वर्ग में क्या आता है? रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं, है ना, जिन्हें पत्थर या फिर मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें क्या क्या चीज़ें आई? जैसे चक्कियाँ आ गई, भाई उनका रोज़ उपयोग किया जाना है। मृदभांड आ गए, सुइयाँ आ गई, झावा आ गया, आदि शामिल हैं। लेकिन ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं कि जो आम जन के प्रयोग के लिए है ना। पुरातत्वविद तो उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो या महंगी हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये महंगी है? समझिए, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से, जो कि उपलब्ध ही नहीं है, या फिर जटिल तकनीकों से बनी हो, उन्हें ही तो मानेंगे कि ये दुर्लभ है। इस प्रकार फ़याँस घिसी हुई रेत कह लीजिए या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है, इसे फ़याँस कहा जाता है। इसके छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, स्थिति जो है वो तब और भी कठिन हो जाती है साथियों, जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ, जो कि फ़याँस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी हैं, वो मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में जो लिखा है उसको पढ़िए। लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है संचय शब्द। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। अब और किसी को पता ही नहीं है तो कौन खोजेगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया है हमें। आगे जानकारी दी गई है कि यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं क्या कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं, विरले ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब समझिए, उदाहरण के लिए बात करें फ़याँस। अभी हमने देखा था कि रेत को चिकना करके और फिर उसमें चीज़ें मिला करके बनाया गया। तो फ़याँस से बने जो लघु पात्र हैं वो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त उस समय होते थे, यह अनुमान है ना। लेकिन चूंकि सटीक तर्क दिया गया है प्रमाण के साथ, इसलिए मानना पड़ेगा। ठीक है, पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचय से प्राप्त हुए थे।
अब बात करते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी की। ठीक है, इसे समझिए। मानचित्र 1 में चन्हूदड़ों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी लगभग 7 हेक्टेयर की बस्ती है। कौन सा? चन्हूदड़ो। मैंने याद है आपको चन्हूदड़ो को चिन्हित करते हुए बताया था कि इसके बारे में भी हमें जानने को मिलेगा, है ना। शिल्प उत्पादन में संलग्न थी बस्ती, 7 हेक्टेयर की थी। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो 125 हेक्टेयर में, है ना। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये सब इसमें सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण की बात करें तो इनमें जो पदार्थ प्रयुक्त थे, जो जुड़े हुए थे, जिनसे ये बने थे, उनकी विविधता बहुत ही उल्लेखनीय है। उसका उल्लेख किया गया है। देखिए क्या है। कार्निलियन, सुंदर सुंदर लाल रंग का। जैस्पर, अभी जैस्पर के बारे में बताया था ना कि एक ऐसा मन का कह लीजिए या ऐसा हिस्सा कह लीजिए जो कि उपरूप से सजाने के लिए प्रयोग किया जाता हो जवाहरातों में ही, है ना, गहनों में। स्फटिक, क्वार्ट्स तथा सेलखड़ी ये पत्थरों के नाम हैं। तांबा, कांसा, सोने जैसी ये धातुओं के नाम हैं। और शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी जो है, इन सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। कुछ मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। सोचिए, 2 पत्थर हैं, उनको आपस में जोड़ा है, या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ा है और क्या बने हैं? मन के बने हैं। और कुछ तो सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, है ना। कमाल की बात। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार भी मिलेंगे, बेलनाकार भी मिलेंगे, गोलाकार भी मिलेंगे और ढोलाकार भी मिलेंगे और खंडित भी मिलेंगे। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र भी उकेरे गए थे, है ना। मनके बनाने की जो तकनीक है उनमें प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी, जो कि अभी मैंने आपको बताया पत्थर का प्रकार है, एक बहुत ही मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था इस पे, है ना। और कुछ मनके हमें बताया गया है कि सेलखड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है साथियों, आज भी। पुरातत्वविद द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है क्या कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी होती थी। ये पूरे की पूरी एक प्रक्रिया, एक जानकारी हमारे सामने रखी जा रही है। हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो नाम कुछ अभी हमने देखे थे, जैसे 7 हेक्टेयर के चन्हूदड़ों की बात करें, लोथल की बात करें और हाल ही में धौलावीरा, इससे छेद करने के विशेष उपकरण भी मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इस चित्र को आप देख रहे हैं, ये मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं हैं, मृदभांड। इनमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। अब समझिए, मानचित्र 1 हमने देखा था, उसमें नागेश्वर बालाकोट है ना, उसको चिन्हित किया था। तो हमने क्या पाया कि दोनों बस्तियां कहाँ हैं? समुद्र तट के समीप स्थित है। अब समुद्र तट के समीप स्थित है तो इसका असर भी देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, है ना। शंख से बनी हुई वस्तुओं, जिनमें खास तौर पर चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इनके निर्माण के विशिष्ट केंद्र भी थे, जहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, सोचिए। और इस प्रकार ये भी संभव है कि जो चन्हूदड़ो है और लोथल है, यहाँ से जो माल तैयार होता था, जैसे मनके को आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक इन्हें लाया जाता था। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए जो यहाँ पे दिया गया है ना। ये मृण मूर्ति है एक तरह की। अब हम बात करते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान की। तो इसमें हमें क्या बताया है कि शिल्प उत्पादनों के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जो है वो सामान्यतः किन किन चीज़ों को ढूंढते हैं उनके बारे में बताया है। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे, है ना। आज भी तो हम यही करते हैं। जो
कुछ ऐसी दुकानें जहाँ पे लोहे लंकड़ का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ देखेंगे आपको छोटी मोटी कीलें, लोहे के कुछ टुकड़े, नट वगैरह ये सब पड़े दिखाई देंगे। यही उस समय भी होता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य उस समय किया जाता था, क्योंकि वहाँ से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, ये टुकड़े प्राप्त हुए हैं। अब आगे है क्या, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो अभी इसमें हमें क्या बताना है, लेकिन इससे पहले आप इस चित्र को देखिए। ये तांबे और कांसे के बर्तनों का चित्र है, देख सकते हैं आप। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, है ना। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों में से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। इससे क्या समझ में आया है, इससे हमें दो तीन चीज़ें समझ में आई। जैसे पहली क्या, कि जो शिल्प उत्पादन है ना, उसके लिए कई प्रकार के कच्चे मालों का उपयोग किया जाता था उस समय, जैसे आज भी हम करते हैं ना। और ये बताया है कि मिट्टी हो गई, है ना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे कुछ चीज़ें, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, लकड़ी हो गई, जलोढ़क मैदान के बाहर से मंगानी पड़ती थी कुछ चीज़ें, जिनमें जलोढ़क वगैरह ये सब आते हैं। दूसरी बात ये बताई है कि मिट्टी से बने जो खिलौने हैं उनके प्रतिरूप बैलगाड़ियों के, और ये संकेत करते हैं कि सामान लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था, बैलगाड़ी वगैरह ये सब। और ये भी बताया है तीसरे और अंतिम तौर पे कि संभवतः आप मान लीजिए कि सिंधु और उसकी जो उपनदियाँ हैं उनके बगल में जो नदी मार्ग हैं उनके साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग उस समय किया जाता था। अब हम देखते हैं किस बारे में, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। समझिएगा, हड़प्पावासी जो है साथियों, वो शिल्प उत्पादन के लिए, माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके उस समय अपनाते थे। उन कई तरीकों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं यहाँ पे हमें बताया गया है। उन्होंने क्या किया, नागेश्वर और बालकोट में, जहाँ पर जो शंख थे ना, जिन्हें आसानी से उपलब्ध किया जा सकता था क्योंकि वो समुद्र तट पे है, वहाँ बस्तियाँ स्थापित की। और ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल भी थे सुदूर अफगानिस्तान में, जैसे नाम आता है शोरतुघई का, है ना। ये पहली बार नहीं आ रहा है इस अध्याय में नाम, हमने 2 बार और पहले पढ़ लिया है। अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने नीलम देखा होगा ना, बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता है, नीले नीले रंग का मणि, ठीक है। और इसके निकट ये स्थित था। लोथल जो कार्निलियन गुजरात में भड़ौच में है, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से है, और धातु जो कि राजस्थान से, इसके स्रोतों के निकट ये स्थित था। कच्चा माल अगर बात करें प्राप्त करने की, एक अन्य नीति भी थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल जो कि तांबे के लिए जाना जाता है, और दक्षिण भारत जो कि सोने के लिए जाना जाता है, जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, ठीक है। अब ये अभियान की अगर हम बात करें तो जो स्थानीय समुदाय थे उनके साथ इन अभियानों के माध्यम से आप कह लीजिए कि एक तरह का स्थानीय संबंध, संपर्क जो है वो स्थापित किया जा सकता था। खेतड़ी क्षेत्र में जो साक्ष्य मिले हैं उनको पुरातत्वविदों ने क्या किया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन हड़प्पाई मृदभांड से भिन्न थे, तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा भी मिली थी साथियों। और ऐसा संभव है क्या कि इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, ठीक है। अब समझिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये एक तरह का नक्शा है जो आप देख सकते हैं, है ना, पश्चिमी नक्शा है ये। यहाँ पे आप देखेंगे सागरों के नाम कितने हैं, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, ठीक है। नाम कौन कौन से दिए हैं, खास तौर पर मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना होगा, है ना, इस समय तुरान से आप परिचित होंगे, है ना। आपने इसके अलावा सुतका गेंडोर, हड़प्पा, मेलुहा, लोथल, ये सब तो हमने देखा ही है नक्शे में, पहले मानचित्र 1 में ही हमने पढ़ा था, है ना। अब देखिए नैना, मगान, दिलमुन, टेपे याहया, शहर सोख्ता, अल्तिन डेपे, उरूर उर वगैरह वगैरह, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और पश्चिम एशिया के बारे में ये जानकारी है उस समय, उसी समकालीन। अब देखिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें जो हैं वो क्या बताती हैं कि जो तांबा है वो संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान जो है वहाँ से भी लाया जाता था। और रासायनिक विश्लेषण जो हुए हैं साथ ही वो क्या बताते हैं कि जो ओमानी तांबा है वो हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकिल के अंश यहाँ पे मिले हैं,
जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं, कि दोनों ही वहाँ पर हमें साझे रूप में प्राप्त होते हैं। अब समझिए, संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। वो क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का पात्र है, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संकेत का साक्ष्य हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके ऊपर ना काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, और ये हमें कहाँ से मिला है? ओमान स्थलों से। तो आप कहेंगे अभी भी स्पष्ट नहीं होता कि ये संपर्क के विषय में एक स्पष्ट साक्ष्य है। तो अब आगे पढ़िए, अब समझ में आएगा। ऐसी मोटी परतें जो है वो तरल पदार्थों के रिसाव को तो रोक देती थी, और हमें ये नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ओमानी तांबा, सोचिए, इसी वजह से ये जो है, हम इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ये संपर्क के संकेत के अंतर्गत आती है, कि हमारा उस समय ओमान से संबंध था, संपर्क था। ठीक है, ये जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये मेसोपोटामिया, अभी जो मैंने आपको मानचित्र में दिखाया, उसकी एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, और इस पर बना कुबड़दाड़ वृषभ जो है वो, उसका जो चित्र है वो सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी हमें वहाँ पर मुहर मिली थी, वैसी हमने देखी थी। ठीक, अब देखिए, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। समझिए, रोचक बात क्या है? ये जानना है कि मेसोपोटामिया के जो स्थल है उससे मिले तांबे में भी निकल के अंश हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों की अगर बात करें तो उनमें हमारे सामने नाम आते हैं हड़प्पाई मुहर का, जिसको हमने अध्याय की शुरुआत में ही देखा था, है ना। बाट, ये भी हमने देखे थे। पासे और मन के इन सब में शामिल है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, ये जो लिखा है इस पर आप बहुत ध्यान से, मतलब इसको सुनिएगा, अब जो लाइन में पढ़ने वाला हूँ, कि इस संदर्भ में ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि मेसोपोटामिया के जो लेख हैं जिनमें दिलमुन का नाम आता है, संभवतः बहरीन द्वीप, अभी मैंने आपको दिखाया था, दिलमुन, मगान, मेलुहा, ये संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी इनकी मिलती है। यानी आप देखिए कि उस समय भी जो संपर्क थे वो कितने दूर दूर तक स्थापित थे, है ना। और ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से? कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। दोस्तों, मेलुहा के विषय में ना एक मेसोपोटामियाई मिथक भी है। वो क्या है? वो ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। यानी अब आप इस चीज़ को समझिए, ये जो हाजा पक्षी है, हो सकता है मोर के बारे में कहा जा रहा हो, है ना। कई पुरातत्वविदों का ये मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या ये नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? बिल्कुल ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से इसका संबंध था, और मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन भी पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चित्र को क्या लिखा है यहाँ पे। ये वाला जो चित्र है इसके बारे में बताया है कि बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। ये वाला देख सकते हैं आप। और रोचक तथ्य जो है वो ये है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। इस चित्र को देखिए, नाव के चित्र वाली मोहर है एक, इसमें नाव का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोहरे, लिपि तथा बाट की। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमारा अटेंटिव होकर बैठना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप बहुत ही दृढ़ रखिए, मजबूत रखिए अपनी कल्पना शक्ति को। जितनी ज़्यादा आप कल्पना कर पाएंगे बहुत अच्छे से, उतना अच्छे से आपको ये अध्याय समझ में आने वाला है। ठीक है ना। मैं अपने स्तर पर जो जो चीज़ें ज़रूरी मुझे लग रही है मैं आपको समय समय पर समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको तब भी बने जब आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं इससे संबंधित, तो वो एक ही शर्त पर जो है पूरा हो सकता है, और वो ये है कि आप अधिक से अधिक उपयोग करें अपनी कल्पना शक्ति का। ठीक है, अब देखिए, बहुत ध्यान से समझते हैं। ये चित्र को पहले देखिए, क्या है ये? रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोहरे और मुद्रांकन पे। जब आप इस मुद्रांकन को देखते हैं तो आपको वो चित्र याद नहीं आता हड़प्पाई मोहर का जो हमें पहले पेज पे दिखाई गई थी, है ना। ये वाला मुद्रांकन देखिए, बिल्कुल ठीक उसी का है। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग साथियों लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए उस समय किया जाता था कि भाई अब बहुत लंबी दूरी हमें तय करनी है, तो अब संपर्क कैसे साधें, तो उनको सुविधाजनक कैसे बना दिया? मोहरों और मुद्रांकन के प्रयोग से। अब आप यहाँ पे कल्पना कीजिए, देखिए कल्पना करने की बात यहाँ पे भी आ गई कि सामान से भरा एक थैला है,
है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजा गया है। उसका मुख जो है वो रस्सी से बांधा गया है और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा करके एक या अधिक मुहरों से उसे दबाया गया है। इससे क्या हुआ, मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। अब यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो क्या होगा, इसका मतलब यही निकलेगा कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी, है ना। और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चल जाता था कि इसे भेजने वाला कौन है। सोचिए, आज भी हम चीज़ों की सुविधाओं के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए कितनी सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, है ना। बॉक्स एकदम सील पैक अगर हमारे घर पे आया, ऑनलाइन डिलीवरी किसी ने की, तो हम मानते हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक रहस्यमयी लिपि के बारे में। इसमें हमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि सामान्यतः जो हड़प्पाई मुहर है ना, उन पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। और विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना एक जो चित्र है, आमतौर पर एक जानवर का, वो अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख तो साथियों संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, सोचिए। और हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि इसमें ना चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक जो है उसने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। समझ रहे हैं आप। अब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, पढ़े लिखे लोग उस समय ज़्यादा थे? बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी एक व्यवस्था जो उस समय देखने को मिली है, वो पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा होना आम बात है उस समय के लिए। ठीक है, अब देखिए बाट, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। ये बाट सामान्य रूप से क्या बताया गया है, चर्ट नामक पत्थर से उस समय बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था और धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ पर मिले हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब प्राचीन सत्ता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमें ये चित्र को आप देख रहे हैं, एक पुरोहित राजा का चित्र है ये। हड़प्पाई समाज में ना जटिल फैसले लेने के लिए और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए ऐसे हमें संकेत मिलते हैं कि उस समय ऐसा किया गया है। उदाहरण भी हमें दिया गया है। हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले लीजिए, जैसा कि मृदभांडों यानी मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, बाटों और ईंटों से स्पष्ट है। कौन सी चीज़? असाधारण एकरूपता, एक रूप में होना सबका। महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने ये भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां जो हैं विशेष स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार उस समय स्थापित की गई थी, है ना। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ईंटें बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए उस समय क्या एकत्रित किया गया था, श्रम जो है उसको संगठित किया गया था। ठीक है, अब देखिए प्रासाद तथा शासक, सत्ता के केंद्र जो है, या सत्ताधारी लोग कह लीजिए, इनके विषय में जो पुरातात्विक विवरण है ना, वो हमें कोई भी त्वरित उत्तर नहीं देते कि बस हमने सोचा और हमें उत्तर मिल गया। पुरातत्वविदों ने दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? प्रासाद की। लेकिन इससे संबद्ध यानी इससे जुड़ा हुआ कोई भव्य वस्तुएं हमें यहाँ पर नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और ये नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं के से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, हम देखेंगे 23 पेज नंबर पर कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो आनुष्ठानिक प्रथाएं
अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो आनुष्ठानिक स्नान का साक्ष्य, जो इतना बड़ा स्नान घर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, दुर्ग से, है ना, तो उसके कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जो हमें ये बता सकें कि इनके पास राजनीतिक सत्ता भी होती थी जो कि इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे लोग। साथियों, कुछ पुरातत्वविद इस मत के भी हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, और दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अलग अलग अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट देखा जा सकता है। अभी तक की स्थिति की अगर बात करें दोस्तों, तो अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। कौन सी वाली? क्योंकि कदाचित ये संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए या कार्यान्वित किए जाते होंगे। आप सभी बताइए ना, अगर किसी ग्रुप में आप 10 लोग हैं तो एक अगर निर्णय लेना हो तो किसी एक पर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। 10 की 10 लोग मिलकर एक निर्णय का समर्थन करें, ये हर बार संभव नहीं है ना। तो किसी एक को ऐसा, या एक संगठन को, या ऐसे कुछ लोगों के समूह को ऊपरी दर्जा जरूर उस समय भी दिया गया होगा, है ना। अब बात करते हैं सभ्यता के अंत की। हमने सब कुछ पढ़ा इस सभ्यता के बारे में, जो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, समाज, संस्कृति, सब पे हमारी बात हुई। अब बात करते हैं सभ्यता के अंत की। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लग गई थी। ऐसा भी लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों और विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतया थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं, बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं, और इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। ये परिवर्तन कैसे हुए, क्यों ऐसा हुआ होगा कि अब ये बड़ी बड़े निर्माण कार्य बंद हो गए, है ना। इसके पीछे कोई बड़ा विनाश छुपा है जो हुआ होगा। इस विषय में कई सारी व्याख्याएं दी गई हैं। हो सकता है जलवायु परिवर्तन हो, वनों की कटाई हो गई हो, अत्यधिक बाढ़ आ गई हो, नदियों का सूख जाना हो, मार्ग बदल लेना हो, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या ये सभी कारण नहीं करते। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है ना। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कारण थे, एक आक्रमण के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें ये बताया है, डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियाँ मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से ये जानकारी उद्धृत है। समझ रहे हैं, धड़ पीठ के बल था, गली में आड़ा पड़ा हुआ था, पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है, रखा गया है। ठीक है, अब समझिए, 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। इससे क्या पता चलता है?
बहुत समय बाद 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद, इसके साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। वो क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही पढ़ूंगा, बहुत अच्छे समझिएगा। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है, ये कहाँ थे? पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। कैसे बदल दिया? यहाँ हम मुख्य रूप से अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। ये सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक या राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया, है ना? पर अधिक संभावना तो इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। REM व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशियंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत। 1960 के दशक में जॉर्ज टेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। हालांकि दोस्तों, इनमें से 2 से निश्चित रूप से में संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों से में मिली हैं वे क्या इशारा करती हैं कि अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह भी नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से, जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। GF डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 से ये उद्धृत है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है ना? अब देखिए, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब तक दोस्तों क्या हुआ ना, हमने ना क्या किया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जितने भी पहलू थे, आप कह लीजिए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उन सभी का विश्लेषण किन संदर्भों में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा या जोड़ने का प्रयास किया, है ना? लेकिन एक और कहानी भी है। वो कौन सी? कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की खोज की। ये भी एक रोचक जानकारी है, हमें जानना चाहिए, है ना? दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे ना, तो लोग क्या हुआ, धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों के बाद रहना आरंभ किया, तब वे ये बिल्कुल नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, या समझ लीजिए खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जा सकता है। उन्होंने देखा ये हमारे काम की है तो उपयोग कर लिया, नहीं है तो फेंक दिया। ठीक है, अब समझिए कनिंघम का भ्रम। चित्र आप देख रहे हैं, कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा चित्र। दोस्तों, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंघम। इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी यानी 1800 से 1899 के बीच मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, जो लिखा हुआ है। अब यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक के उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी, समझिएगा। और हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था।
इसीलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंगम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह यह समझ नहीं पाए कि पुरावस्तुएं ये जो हैं ये कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी। सोचिए, उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी ऐसा मानना था, क्या कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। ठीक है, वो हम अध्याय 2 में देखेंगे। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। इसीलिए तो हमने जो भी जानकारी पढ़ी, इसका शीर्षक ही था कनिंगम का भ्रम, है ना। अब देखिए, जो बॉक्स में जानकारी दी है ना, ये मैं पहले आपके सामने पढ़ता हूँ। पुरास्थल, टीले, स्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से ये सब बनते हैं। कब? जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो क्या होता है, भूमि के खंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। इन्हें कहा जाता है क्या? टीला, है ना। अल्पकालीन यानी कम समय के लिए या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा कह लीजिए या पानी कह लीजिए, इनकी क्रियाशीलता या फिर कटाव, इनके कारण क्या होता है कि जो भूमि के टुकड़े हैं, जो भूमि खंड है, इनके अलग अलग स्वरूपों में आ जाते हैं दोस्तों, साथियों, मित्रों, अलग अलग तरह के बदलाव यानी चेंजेस, है ना। और फिर क्या होता है, इन टीलों में जो मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुएं हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है, पता चलता है प्राप्त आवासों का। ठीक है, ये स्तर एक दूसरे से रंग में, प्रकृति में, नेचर में और मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। आपसे पूछे कि स्तर क्रम विज्ञान क्या है तो अब आप बता सकते हैं, है ना। इसके बाद है कि स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। अब इसे ही देख लीजिए चित्र में, एक छोटे टीले का स्तर विन्यास। ध्यान से देखने में पता चलेगा कि ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में दोस्तों 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद हैं जिन्होंने क्या किया, हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी, है ना। अब इनके महत्व को समझा भी जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी, नाम को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, राखाल दास बनर्जी, है ना। दयाराम साहनी के नाम को भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक और अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने क्या किया, हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे क्या अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, है ना। और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 का वो समय आया जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने क्या किया, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं क्या, कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी ना जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, है ना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था साथियों। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद भी थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंगम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। अब समझिए, मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अलग अलग लेवल पर जुड़े होने पर भी एक यूनिट विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से यानी ग्रुप में वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम क्या निकला? ये खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी, है ना, क्योंकि आप उसे एक ही नज़र से देख रहे हैं, एक ही हिस्से से जोड़ के देख रहे हैं, तो ऐसा हो जाता था।
नई तकनीकें, नया और प्रश्न। ठीक है, क्या है अब इसको समझिए। समय 1944 है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने कौन? REM व्हीलर। उन्होंने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने क्या पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयाँ जो है ना, उनके आधार पर खुदाई करने की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया था। हड़प्पा, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनका आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है ना। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथन, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है। आगे बढ़ने से पहले ये बॉक्स में दी गई जानकारी को हमारे लिए जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। हड़प्पा में व्हीलर। आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभवों के विषय में ये लिखा। क्या लिखा? जो लिखा है मैं वैसे ही पढ़ के बताता हूँ। मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी में अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकू के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ ले। REM व्हीलर। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से ये लिया गया है। दोस्तों, इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास भी करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास भी करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर आप देखेंगे उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं, है ना, और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें क्या है, मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं और वनस्पति तथा जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण उसमें जुड़ा हुआ है। और ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की हमें क्या दिलाते हैं, आशा भी दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याओं की, कि कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं जब हम अतीत को जोड़कर कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हड़प्पाई लिपि है उससे इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि हम उसे पहचान ही नहीं पाए, तो उससे जानेंगे क्या, है ना। बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक है। अभी इतना ही कह सकते हैं, है ना। ये वस्तुएं जो मिली, जैसे मृदभांड है, औजार है, आभूषण है, घरेलू सामान है, ये हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो वस्तुएं बच जाती हैं वो है पत्थर, पकी मिट्टी और धातु। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती हैं, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनःचक्रित की जाती हैं। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। अब खोजों का वर्गीकरण करते हैं।
पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें मिल गई और बस अब हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत क्या है? जो भी प्रयुक्त पदार्थ है जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में इनसे जुड़ा है। दूसरा क्या है? और अधिक जटिल है, उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण के लिए कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है, या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। अब ये तो उन्हें तय करना पड़ेगा। उनके अध्ययन, उनके अनुभव, उनके ज्ञान, रिसर्च पर आधारित चीज़ें हैं, समय पर आधारित भी हैं। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास इस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिससे वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में या फिर भट्टी में मिली थी, है ना? आप सोचिए ना, जो चीज़ जहाँ मिली होगी उसका तो वहीं प्रयोग किया जाता होगा। इस बात की संभावना अधिक है कि नहीं? ठीक है। कभी कभी दोस्तों पुरातत्वविद जो हैं उनको अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थल है जिनसे कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। भाई उस समय वैसी ही मूर्तियाँ बनाई गई होंगी जैसे उस समय के पहनावे थे, जैसे उस समय लोग रहते थे, रहन सहन था, तो उस पर ज़्यादा केंद्रित रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को साथियों संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना भी पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर जो है उसको तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला, है ना? अब समझिए, यहाँ पे हमें ये भी बताया है सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। अब देखिए व्याख्या की समस्याएं। अब हम वो समस्या देखेंगे जो व्याख्या से संबंधित समस्या है, लेकिन इससे पहले आप इस चित्र को देखिए, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा चित्र है। क्या यह एक मातृ देवी थी जिसका ये चित्र है बनाया गया, है ना? चलिए देखते हैं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं जो हैं साथियों, वो सबसे अधिक संभवतः मान लीजिए कि सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। क्या है ना कि जो आरंभिक पुरातत्वविद हैं उनको ऐसा लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी, मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर न विस्तृत प्रसाधन भी थे, ये सब शामिल है। और मातृ देवी की संज्ञा इन्हें दी गई, नाम दिया गया कि भैया मातृ देवी की मूर्ति है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा है, उसको भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था पहले के पुरातत्वविदों के द्वारा। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया और इनमें विशाल स्नानागार और कालीमंगन और लोथल से मिली वेदियाँ सम्मिलित हैं। मोहरों जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, इनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता के अनुसार प्रकृति की पूजा का भी ये संकेत देते हैं। इतना ही नहीं, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, यूनिकॉर्न, है ना, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम भी तो वही सब चीज़ें बता पाएंगे जो हमारे ज्ञान में है, हमसे जुड़ी हुई है। जो हमसे जुड़ी हुई नहीं है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, उसके विषय में हम भी कैसे बता सकते हैं, है ना? हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद जो हैं उनसे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये नीति पत्थर की चक्कियों और पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है ना? मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है। इसमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख हमें मिलता है।
जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 भी देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र का ऋग्वेद में ना तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में ये चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के वितरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? ठीक है, अब यहाँ पर एक जानकारी दी है, मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। मोहरे हैं ये या फिर ये लिंग है? सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में ये कहते हैं, लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मेके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से ये जानकारी ली गई है। अब समझिए, इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है। हड़प्पाई जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अब हमारी जानकारी क्या कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं को गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि को पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती है? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी जैसे कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से एक नया क्षेत्र है। आदि सभी जानकारी और चीज़ें। अब आप ये काल रेखा देख सकते हैं। इसमें हमें जानकारी दी है कि कौन कौन से समय से कौन कौन से समय तक के हमने कालों को विभाजित किया है। उदाहरण के लिए 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, 80,000 में आप देख सकते हैं मध्य पुरापाषाण है, 35,000 उच्च पुरापाषाण है, 12,000 अगर वर्तमान से पहले देखेंगे तो मध्य पाषाण है, 10,000 से नवपाषाण है। पाषाण यानी पत्थरों की बात की है। पत्थरों के आधार पर हमने जो है ये नाम लिखे हुए हैं, पत्थरों के अलग अलग प्रयोग से संबंधित है। 6,000 में आप देखेंगे तांबा भी जुड़ गया, ताम्रपाषाण यानी तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया है ना। नवपाषाण को नवपाषाण नाम क्यों दिया? आरंभिक कृषक पशुपालक के साक्ष्य मिले। 2600 से आप जानते ही हैं हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की। 1000 ईस्वी पूर्व साल पहले आ जाए तो आरंभिक लौहकाल महापाषाण शवाधान है। 600 से 400 ईस्वी पूर्व में आप देखेंगे आरंभिक ऐतिहासिक काल है। ये काल रेखा 2 है। अब आप देखिए कि यहाँ पे समय जो है वो कितना कम हो गया, समय के बीच का अंतर कम देखेंगे। यहाँ पे देखिए हज़ारों और लाखों वर्ष के बीच में हमने देख लिया और बहुत कम समय में पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत समय कम है, 1875, 1921, 25, 46, 55। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साक्ष्य ज़्यादा है, प्रमाण ज़्यादा है, हर चीज़ की लगभग जानकारी हमें मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। ज़रूर आपने इसे अगर पूरा देखा है तो आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मेरी बस यही अपेक्षा है आपसे कि इस वीडियो को आप ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करें, साझा करें। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ईश्वर सफलता दिलाए। जल्दी आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय के साथ, अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।